हम बिहार राज्य के करंट अफेयर्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज भी हम कल की भांति, जैसे कल हमने देखा था लगभग 10वां एपिसोड हमने देखा था बिहार राज्य विशेष के संदर्भ में, उसी के आगे हम 11वें की बात कर रहे हैं और 11वें एपिसोड में भी हम 17 से 18 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और इसके माध्यम से बिहार में क्या वर्ष भर में घटनाक्रम हुए हैं उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो करंट अफेयर्स के लिए एक आप निश्चिंत हो जाइए कि आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी। बाकी आप साइंस पर फोकस करिए, बिहार राज्य विशेष पर फोकस करिए, लेकिन इस कक्षा को आप रेगुलर देखते रहें, बीच बीच में चीज़ों का रिवीजन भी करते रहें। चलें इसको बताएं क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है बिहार राज्य में परिवार नियोजन दिवस प्रत्येक माह की किस तिथि को मनाया जाता है। बताएं बिहार राज्य में परिवार नियोजन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, यह आपको बताना है। देखो बिहार की बात हो रही है तो आप जानते हो बिहार में आज के समय में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो लगभग 3 के आसपास आ गया है और जो रिप्लेसमेंट रेट होता है वो होता है 2.1। अब तो 3 से 2.1 की दिशा में बिहार बढ़ रहा है और इसकी दिशा में बिहार बढ़ रहा है तो इससे बिहार की प्रगति भी होगी, निश्चित रूप से जनसंख्या का दबाव कम होगा तो चीज़ें और बेहतर होंगी। तो बिहार राज्य सरकार का प्रयास है कि लोग परिवार नियोजन के बारे में जानकारी रखें, लोग परिवार नियोजन की तरफ जुड़ें, जिससे कि जो रिप्लेसमेंट रेट होती है, जो मानक है 2.1, उस दिशा में बिहार को आगे बढ़ाया जा सके। और इसके लिए निश्चय किया गया है कि प्रत्येक माह को बिहार में प्रत्येक माह को एक तिथि निश्चित की गई है, वो तिथि है 21 तारीख। प्रत्येक माह की 21 तारीख को परिवार नियोजन दिवस के रूप में बिहार राज्य सरकार मनाती है। बिहार की यदि हम बात करें तो आपको पता होगा बिहार की जो कुल जनसंख्या है वो संपूर्ण भारत की जनसंख्या का 8.6% है। याद रखने का, संपूर्ण भारत की जनसंख्या का 8.6% जो हिस्सा है वो बिहार से है, ये आपको पता होना चाहिए। जनसंख्या के दृष्टि से भारत के राज्यों में यदि क्रम देखें तो बिहार का स्थान तीसरा आता है। बिहार भारत का जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे लिंगानुपात 918 है, लेकिन यदि हम शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 935 देखने को मिलता है। तो दोनों हमें पता होना चाहिए। हम शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 935 और सामान्य लिंगानुपात की बात करें तो 218 हमें याद रखना है। हाल ही में चर्चा में रहा ओढ़नी डैम किस जिले से संबंधित है, बताएं। ओढ़नी डैम किस जिले से संबंधित है, चले बताएं। ओढ़नी डैम किस जिले से संबंधित है और यह जिला आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो बताइए भैया बिहार में ओढ़नी डैम कहां पर देखने को मिलेगा। नालंदा, बांका, भोजपुर, खगड़िया या इनमें से कोई नहीं। इन चारों पांचों में से कहां पर आपको देखने को मिलेगा ये आपको बताना है। बिहार के बारे में आप सोचते रहिए, थोड़ा सा फैक्ट मैं बताऊंगा उसको भी सुनते रहिएगा। जैसे बिहार के बारे में यदि हम राजकीय पशु की बात करें तो आपको याद रखना है राजकीय पशु बैल। राजकीय पक्षी की बात करें बिहार के संदर्भ में तो आपको याद रखना है गौरैया। राजकीय पुष्प की बात करें तो आपको याद रखना है गेंदा। राजकीय चिन्ह की यदि हम बात करें तो आपको याद रखना है बोध वृक्ष। राजकीय वृक्ष की यदि हम बात करें तो आपको याद रखना है पीपल। साथ ही यदि हम बात करें राजकीय मछली की तो मांगुर जो है ये यहाँ का राजकीय मछली है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो बताएं, आगे बताएं। इस प्रश्न में ओढ़नी डैम की बात हो रही है तो आपको बता दें ओढ़नी डैम आपको देखने को मिलता है बांका। बांका वही जिला है जहां पर आपको मंदार हिल्स देखने को मिलता है, मंदार हिल्स। और मंदार हिल्स के बारे में पिछले दिनों मैंने आपको बताया भी था कि बिहार राज्य सरकार जैव विविधता संरक्षण केंद्र बना रही है मंदार हिल्स में। और मंदार हिल्स में बताया गया था आपको कि बिहार का दूसरा रोपवे, दूसरा उड़न खटोला या रोपवे जो है ये बनाया जा रहा है। पहला कहाँ बनाया गया था तो पहला राजगीर में बनाया गया था, ये भी आपको पता होगा। पहला रोपवे राजगीर में, दूसरा रोपवे जो है वो मंदार हिल्स में बनाया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बांका की बात हो रही थी तो इसका सही जवाब है बांका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में भारत के सर्वश्रेष्ठ 50 संस्थानों की सूची में बिहार के कितने संस्थान शामिल हैं। क्या बोला जा रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, और ये रैंकिंग देता कौन है, ये देता है भारत का शिक्षा मंत्रालय। और भारत के शिक्षा मंत्रालय की एक वार्षिक रैंकिंग होती है और इसमें आपको बताना है कि जो टॉप 50 संस्थान है भारत के,
क्या बिहार का उसमें से कोई शामिल है? यदि शामिल है तो बिहार के कुल कितने संस्थान उनमें शामिल हैं आपको बताना है। 2, 3, 1 या 5। बिहार के कितने संस्थान इसमें शामिल हैं ये आपको बताना है। बताएं बिहार के कितने संस्थान इसमें शामिल हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जो कि शिक्षा मंत्रालय एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है। अब आपको बताना है, देखो यहाँ पे एकमात्र संस्थान जो है वो है पटना, IIT पटना। IIT पटना का जो स्थान है ये है 91वां, ठीक है, 51 पोजीशन पे है। तो कहने का मतलब प्रश्न में क्या पूछा गया है कि टॉप 50 में बिहार का कोई संस्थान नहीं है, मतलब इनमें से कोई नहीं। ई विकल्प आपको टिक करना है। बिहार की जो रैंकिंग है वो है 51। यदि आपसे पूछा जाता टॉप 100 तब आप टिक करते इसको, ये सही होता। तो याद रखना है IIT पटना जो है ये सर्वश्रेष्ठ 100 संस्थानों की सूची में शामिल एकमात्र बिहार का संस्थान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का सबसे गर्म जिला गया किस नदी के किनारे स्थित? चलिए अच्छा प्रश्न है। इतना तो हम सबको पता है कि बिहार का जो सबसे गर्म जिला है वो है गया, बिहार का सबसे ठंडा जिला जो है वो है गया। तो यहाँ से क्या पूछा जा रहा है कि किस नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न बहुत ही बढ़िया बना दिया गया। बताएं किस नदी के किनारे स्थित है। देखो आपको पिछली कक्षा में मैंने याद कराया था क्या कि गंगा नदी है। गंगा में 2 तरह की सहायक नदियां हैं, एक दाएं से आकर मिलती हैं, एक बाएं से आकर मिलती हैं। अब दाएं और बाएं से जो आकर मिलती हैं उनके बारे में बात तो हुई थी। दाएं से आकर मिलने वाली नदियों में यदि हम बात करें तो सोन, कर्मनाशा, पुनपुन और क्यूल शामिल है, क्यूल के साथ साथ फल्गु। तो कहने का मतलब है ये जो फल्गु नदी है ये यदि हम बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर भी है। और ये किस तरफ से सहायक नदी है? गंगा की दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी है। मतलब कि दाएं तरफ का मतलब हो गया कि दक्षिण दिशा से बहकर आने वाली नदियों में से ये नदी शामिल है। और क्या बोला जा रहा है? बिहार का सबसे गर्म जिला। याद रखना है सबसे गर्म जिला भी यही है, सबसे ठंडा जिला भी यही है। और आपको बता दें यहाँ पर एक डैम भी बन रहा है इस जिले में जिसको बोलते हैं रबर डैम। तो याद रखिएगा यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि रबर डैम का निर्माण किस जिले में हो रहा है तो आपको बताना है रबर डैम का निर्माण जो है वो गया में बन रहा है। इसके साथ साथ आपको गया में पिछले दिनों मैंने बताया था, शायद कुछ लोगों को याद हो, ब्रह्मयोनी की पहाड़ियाँ, शायद कुछ लोगों को याद हो। तो ये जो ब्रह्मयोनी की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे क्या था? यहाँ पे नगर वन बनाए जा रहे थे। ठीक है, यहाँ पे नगर वन बनाया जा रहा है। ठीक है, और आपको बता दें भारत सरकार ने 200 नगर वन बनाने का संकल्प लिया है शहरी क्षेत्रों में। उसी के तहत बिहार में जो बन रहा है वो बन रहा है फल्गु नदी के किनारे स्थित जिले में जिसको बोलते हैं गया, और गया के ब्रह्मयोनी की पहाड़ियों में बन रहा है। इतना फैक्ट इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसको बताएं बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल कहाँ बन रहा है? बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल बताएं। बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है कालू घाट में। इतना हिंट मैं दे देता हूँ, कहाँ बन रहा है? कालू घाट में बन रहा है। अब ये जो कालू घाट है ये कहाँ पर पड़ता है, किस जिले में, ये आपको बताना है। और विशेष रूप से ये जो कार्गो टर्मिनल बन रहा है इसका उद्देश्य है कि नेपाल के साथ जो हमारा व्यापार है, जो पश्चिम बंगाल के साथ बिहार का व्यापार है, उसको बढ़ाया जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्गो टर्मिनल है ये बंगाल और नेपाल के साथ जो बिहार का ट्रेड होता है उसको बढ़ाने में भी ये मदद करेगा। तो आपको बताना है कहाँ पर है। चलिए फास्ट बताएं। चलिए जवाब दीजिएगा कहाँ पर है। ये आपको देखने को मिलेगा सारण में। ठीक है, डी विकल्प आपका सही उत्तर है। चलें आगे बढ़ते हैं। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में बनेगा? चलो बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व के बारे में भी घोषणा हो गई है। तो आपसे पूछा जा रहा है कहाँ बनेगा। अभी आधिकारिक घोषणा कोई नहीं हुई है लेकिन चर्चा है। ठीक है, बताएं बिहार से जुड़े हुए कुछ राजनेताओं ने बताया है तो उसके संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं। बताएं बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में बनेगा? देखो अभी तक आप जानते होंगे कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलता है। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आप कह सकते हो कि एकमात्र टाइगर रिजर्व था बिहार में। लेकिन अब यहाँ पे
कैमूर टाइगर रिजर्व भी आपको देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। तो कैमूर टाइगर रिजर्व, कैमूर इसका सही उत्तर है, कैमूर जिले में बन रहा है कैमूर टाइगर रिजर्व, मतलब बनेगा, अभी बन नहीं रहा है, ये आपको याद रखना है। भारत में यदि हम बात करें तो आधिकारिक रूप से आज की तिथि में 51 टाइगर रिजर्व बताए जाते हैं, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर हो गई है 53। ठीक है, 53 कौन कौन सी हुई है आप जानते हो। एक रामगढ़ विषधारी इसमें जुड़ा था, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये संबंधित था आपके राजस्थान से। एक दूसरा टाइगर रिजर्व भी इसमें जुड़ा था, उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, गुरु घासीदास, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे पड़ता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। रामगढ़ विषधारी तो मैंने बता दिया, गुरु घासीदास कहाँ पर पड़ता है ये आपको बताना है। यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए भारत का 91वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो इसका नाम थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन बार बार सुनेंगे तो याद आ जाएगा। क्या? मेघमलई श्री विल्लपुतूर टाइगर रिजर्व, ये आपका भारत का 51वां टाइगर रिजर्व बना था। और पिछले दिनों आपको बताया भी था मैंने कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व चर्चा में था। क्यों? क्योंकि भारत के जो 51 टाइगर रिजर्व हैं, इनमें से 14 टाइगर रिजर्व जो थे, ये आप कह सकते हो एक संस्था है जिसको बोलते हैं कैट्स, संस्था का नाम है कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, जिसकी स्थापना 2003 में हुई थी, जो ये तय करती है, जो ये रेटिंग करती है कि कौन सा टाइगर रिजर्व जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मानक का है, कौन सा टाइगर रिजर्व है जो बाघों को संरक्षित करने के लिए बेहतर प्रयास कर रहा है। तो उसमें भारत की 14 टाइगर रिजर्व सम्मिलित हैं, और जो 14वां टाइगर रिजर्व इसमें सम्मिलित हुआ है वो था वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो ये आपके लिए उपलब्धि है, आपके राज्यवासियों के लिए उपलब्धि है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो 14वां टाइगर रिजर्व ये बना था वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, और बाकी इन दोनों को यदि हम बात करें तो अभी NTCA जिसको बोलते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उसकी तरफ से अभी आधिकारिक मान्यता नहीं मिली है। जब इशू हो जाएगा तो उसके बारे में हम पढ़ने लगेंगे। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को पैरा बैडमिंटन के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया, जो कि बिहार से संबंधित है? बताएं, इनमें से कौन से पैरा खिलाड़ी हैं जो कि बिहार से संदर्भित हैं और इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया? और आपको बता दें, आपकी इस करंट अफेयर्स की कक्षा के तुरंत बाद, इस करंट अफेयर्स की कक्षा के तुरंत बाद हम टेस्ट पर डिस्कशन करेंगे। जिन 33 बच्चों ने टेस्ट दिया था उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि उनका कैसा स्कोर रहा है, कैसे उनमें प्रगति रही है, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चले इसको पहले बताएं, तो रुके रहेंगे आप सब। इसको बताएं, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को पैरा बैडमिंटन के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया, जो कि बिहार से संबंधित हैं? देखो यहाँ पे जो पैरा खिलाड़ी हैं, ये इनका नाम है प्रमोद भगत। प्रमोद भगत ने यदि हम देखें तो टोक्यो पैरा ओलंपिक था, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भी इन्होंने पदक जीता था, और यहाँ पर इनको जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसको बताएं, निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी पैरा हाई जंपिंग के लिए जाने जाते हैं? इनमें से कौन से खिलाड़ी हैं जो पैरा हाई जंपिंग के लिए जाने जाते हैं और बिहार से संदर्भित हैं? बताएं, इनमें से कौन से खिलाड़ी हैं जो पैरा हाई जंपिंग के लिए जाने जाते हैं और बिहार से संबंधित हैं? चलें बताएं, और इनको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक भी जीता था, इसलिए भी इनको याद रखना है। ठीक है, तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक और इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया है, बिहार से संदर्भित है। कौन है आपको बताना है। और जब टोक्यो की बात होती है तो आपको याद होना चाहिए कि टेकचंद यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे अवनी लखेरा लिखा हुआ है, ये दिव्यांग खिलाड़ी हैं। टेकचंद ध्वजवाहक थे, पैरा ओलंपिक में हमारे ध्वजवाहक थे। ओपनिंग सेरेमनी में जब समापन हुआ तो वहाँ पे जो ध्वजवाहक थे उनका नाम था अवनी लखेरा, इनका भी नाम आपको याद रखना है। साथ ही साथ तो ओलंपिक के बारे में एक डिटेल वीडियो आपके चैनल पर बनी हुई है, जिनको भी ओलंपिक के बारे में कोई डाउट हो प्रश्नों में, वहाँ जाकर देख लीजिए, ओलंपिक के बारे में आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है, इसके बाद आपको बताना है कि वो पैरा हाई जंपिंग के लिए जाने जाते थे, वो खिलाड़ी हैं शरद कुमार। ठीक है, सी विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताएं, निम्नलिखित में से यूजीसी द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बोलते हैं, द्वारा एजुकेशनल टूरिज्म के लिए चयनित किए गए बिहार के शहरों में शामिल नहीं है। यूजीसी ने हाल ही में 100 भारतीय शहरों का चयन किया है। ठीक है, 100 भारतीय जो शहर चुने गए हैं,
इनमें छात्रों को आप कह सकते हो कि अध्ययन के लिए भेजा जाएगा, उनके बारे में जानने के लिए भेजा जाएगा। ये कुछ 100 शहर ऐसे चिन्हित किए गए हैं। तो इसमें बोला गया है कि इनमें बिहार का जो शहर चुना गया है, इनमें से कौन सा शहर है जो इसमें शामिल नहीं है। आपको बता दें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसके द्वारा बिहार के 5 शहरों का चयन किया गया। जो भारत के कुल 100 शहर हैं, इसमें से 5 शहर बिहार के हैं। तो ये जो 5 शहर बिहार के हैं वो आपको पता होना चाहिए। इस प्रश्न का उद्देश्य इतना है। तो इसमें यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है कि नालंदा हो गया, बोध गया हो गया, वैशाली हो गया, राजगीर हो गया और सासाराम, इसको भी याद कर लीजिएगा, सासाराम। ये 5 शहर हैं जो चुने गए हैं जहां पर शैक्षणिक आप कह सकते हो कार्य के लिए यूजीसी छात्रों को भेजेगा। नालंदा, बोध गया, वैशाली, राजगीर और सासाराम, ये 5 के 5 आपको पता होना चाहिए। इस तरह से प्रश्न बना के इनके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यूजीसी द्वारा जो 5 शहर चुने गए हैं, नालंदा, बोध गया, वैशाली, राजगीर और सासाराम, ये आपको पता होना चाहिए। इसको बताएं, मैथिली भाषा में प्रकाशित पहली विज्ञान पत्रिका कौन सी है? मैथिली भाषा में प्रकाशित होने वाली पहली विज्ञान पत्रिका कौन सी है आपको बताना है। विज्ञान प्रगति, विज्ञान रत्न, विज्ञान रत्नाकर, विज्ञान ज्योति। इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है। देखो, इसका सही उत्तर है विज्ञान रत्नाकर। ठीक है, सी विकल्प आपका सही उत्तर है, याद कर लीजिएगा। मशरूम निर्देशालय की रैंकिंग के अनुसार बिहार का स्थान भारत में कौन सा है? मशरूम निर्देशालय की रैंकिंग के अनुसार बिहार का स्थान भारत में कौन सा, मतलब जो मशरूम की खेती होती है, मशरूम के उत्पादन में जो बिहार का स्थान है वो क्या है पूरे भारत में, ये आपसे पूछा जा रहा है। आप जानते हो मशरूम की यदि हम बात करें तो मशरूम का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो उड़ीसा में होता है। ठीक है, मशरूम का उत्पादन में दूसरे स्थान पे जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे है। तीसरे स्थान पे आपका आता है बिहार। तो याद रखना है आपको, मशरूम उत्पादन में बिहार का स्थान तीसरा है, ये आपको पता होना चाहिए। सी विकल्प आपका सही उत्तर है। मशरूम की यदि हम बात करें तो मशरूम निर्देशालय जो है वो सोलन, हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलता है, यह भी आपको याद रखना है। हाल ही में बिहार के 6 जिलों को नक्सल प्रभावित जिलों की सूची से बाहर कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला इन 6 जिलों में शामिल नहीं है? जैसे अभी आपने देखा कि 5 जिले यूजीसी द्वारा जो है चयनित किए गए हैं, उसी तरह से यहाँ पे कुछ जिले हैं जो कि नक्सल प्रभावित, अब आपको गैर नक्सल प्रभावित जिलों की सूची में इनको शामिल कर दिया गया। मतलब पहले ये रेड कॉरिडोर में शामिल थे, लेकिन अब इनको रेड कॉरिडोर से हटा दिया गया है। तो ये 6 जिले कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। इससे पहले आपको बता दें, बिहार में कुल 16 जिले थे जो नक्सल प्रभावित थे। इन 16 जिलों में से अब 6 जिले को जो है हटा दिया गया। मतलब बिहार में अब रेड कॉरिडोर में यदि हम बात करें तो 10 जिले शामिल हैं, 10 जिले और बचे हुए हैं। नक्सल का प्रभाव 6 जिलों में कम हुआ है, समाप्त हुआ है। तो वो 6 जिले कौन से हैं सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। प्रश्न में पूछा जा रहा है इन 6 जिलों में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, बताएं। बताएं। देखो, जो 6 जिले थे उनमें था अरवल, नोट कर लीजिएगा, पूर्वी चंपारण, अरवल, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, जहानाबाद, नालंदा। ये 6 जिले हैं जो अब रेड कॉरिडोर से बाहर कर दिए गए हैं। ठीक है, मतलब गैर नक्सल प्रभावित जिले घोषित कर दिए गए हैं। 6 के नाम पता होना चाहिए। इस प्रश्न में यदि हम देखें तो ई विकल्प आपका सही उत्तर था। तो याद रखना है, मुजफ्फरपुर, वैशाली, जहानाबाद, नालंदा, अरवल और पूर्वी चंपारण ये बिहार के वो जिले हैं जो अब नक्सल प्रभावित नहीं रहे। इसको बताएं, हाल ही में चर्चा में रहा बनकटवा ब्लॉक किस जिले से संबंधित है, बताएं। बनकटवा ब्लॉक या प्रखंड, आपके यहाँ प्रखंड बोला जाता है तो आप प्रखंड बताएं, ये प्रखंड किस जिले से संबंधित है आपको बताना है। ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस ब्लॉक ने जो कोविड वैक्सीन की 2nd डोज थी
वो सभी सेकेंड डोज को सभी तक पहुंचा दिया है, डबल डोज सभी को पहुंचा दिया है, सभी नागरिकों को इस ब्लॉक के अंतर्गत डबल डोज लग चुकी है। तो बनकटवा ये कहाँ पर पड़ता है, ये आपको पता है, पड़ता है पूर्वी चंपारण में। इसको बताएं, निम्नलिखित में से बिहार का वह जिला कौन सा है जो वर्ष 2021 के लिए मछली उत्पादन में प्रथम स्थान पे था। मछली उत्पादन में प्रथम स्थान पर जिला कौन सा था 2020-21 की जब हम बात करते हैं। देखो, मछली उत्पादन की जब बात करते हो तो दो जिले आपको हमेशा याद रखने हैं। एक आपको याद रखना है दरभंगा, एक आपको याद रखना है मधुबनी। मधुबनी में पिछले वित्तीय वर्ष में यदि हम बात करें, जो वित्तीय वर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ, चल ही रहा है, इसमें यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो मधुबनी से, सबसे ज़्यादा मधुबनी से मछली का उत्पादन हुआ था। और मधुबनी के बाद दूसरे स्थान पे दरभंगा था, ये आपको पता होना चाहिए। 76,000 टन लगभग जो है मधुबनी से जो है उत्पादन हुआ था, तो याद रखना है मधुबनी। हाल ही में बिहार की किस जेल में पहली बार डिजिटल साक्षरता कैंपेन का आयोजन किया गया। डिजिटल साक्षरता कैंपेन का आयोजन बिहार के किस जेल में किया गया आपको बताना है। गया जेल, पूर्णिया जेल, खुदीराम बोस जेल, बांका जेल या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा जेल है जहां पर पहली बार डिजिटल साक्षरता के लिए कार्य किया गया, डिजिटल साक्षरता कैंपेन का आयोजन किया गया, बताएं। चलिए फास्ट जवाब दीजिए, कौन सा है। इसका सही उत्तर है बांका जेल, ठीक है, डी विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताएं, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। हमने आपको बताया था कि सबसे कम वर्षा यदि हम देखें तो औरंगाबाद का जो क्षेत्र है वहां पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सबसे गर्म यदि हम बात करें तो गया, सबसे ठंडा यदि हम बात करें गया, और सबसे ज़्यादा वर्षा जो है वो देखने को मिलती है किशनगंज में। तो किशनगंज यहाँ दिया नहीं हुआ है, मतलब ई विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताएं, बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। बिहार से कितने लोकसभा के सदस्य चुनकर जाते हैं आपको बताना है, बताएं। चलें, बिहार से कुल कितने लोकसभा के सदस्य चुनकर जाते हैं, 40, 42, 45 या 45। देखो, बिहार से लोकसभा सदस्यों की यदि हम बात करें तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, बिहार से लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या है वो कुल है 40, और इन 40 में से 6 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होती हैं। अब ये 6 जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होती हैं, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सीटें कौन कौन सी, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपका होमवर्क है आज का तीसरा कि लोकसभा में कौन कौन सी सीटें आरक्षित हैं अनुसूचित जाति के लिए, वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। बिहार से 16 सदस्य राज्यसभा के लिए भी जाते हैं। बिहार में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, बताएं। बिहार में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, 4, 33, 12 या 2। कुल कितने केंद्रीय विद्यालय आपको बिहार में देखने को मिलते हैं, बताएं। बिहार में कुल कितने केंद्रीय विद्यालय आपको देखने को मिलते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की यदि हम बात करें तो बिहार में कुल 4 केंद्रीय विद्यालय देखने को मिलते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि क्या बिहार में कोई अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भी है, क्या बिहार में कोई अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भी है, यदि हैं तो कितने अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हैं, तो आपको याद रखना है बिहार में एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, और वो जो एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है बिहार का, उसके नाम की यदि हम बात करें तो आपको याद रखना है नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। इसको बताएं, बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। बिहार की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है, बताएं। कुल कितना प्रतिशत है बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है। चलें, ये बहुत आसान सा प्रश्न है, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो इस चर्चा के बाद आपको रुकना है, और रुकने के बाद हम देखेंगे टेस्ट में आपके नंबर कैसे रहें। तो उस लाइव सेशन में टेस्ट से संबंधित चर्चा होगी, तो उपस्थिति अनिवार्य है ऐसे छात्रों की जिन्होंने टेस्ट दिया है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।